नमस्कार, देवभूमि आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा विशेष टॉपिक है भारत का भूगोल। और भारत के भूगोल के अंतर्गत जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो था फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया, यानी भारत का भौतिक विभाजन। और भारत के भौतिक विभाजन का जो पहला पार्ट हमने पढ़ा था वो था हिमालय तंत्र समूह। इसके अंतर्गत आज का हमारा विशेष टॉपिक होना है प्रायद्वीपीय पठार, द पेनिनसुलर प्लेट्यू। और इसको समझने के लिए हमें भारत के मानचित्र की सहायता लेनी होगी। तो मैं आपके सामने भारत का मानचित्र रखता हूं और ये समझाने का प्रयास करता हूं कि किस प्रकार भारत के भौतिक विभाजन को अलग अलग भागों में बांटा गया है। तो ये है भारत का मानचित्र और किस प्रकार इसके भौतिक विभाजन को अलग अलग भागों में बांटा गया है वो। तो अपने टॉपिक पे चलता हूं। ये हमारा प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय पठार या पेनिनसुलर प्लेट्यू। इस मानचित्र के माध्यम से प्रायद्वीपीय पठार की एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ है, तो इसे समझने के लिए मैं आपको प्रायद्वीपीय पठार की एग्जैक्ट लोकेशन दिखाता हूं कि वो कहाँ है, भारत के किस ओर है। तो ये है प्रायद्वीपीय पठार की एग्जैक्ट लोकेशन। एक तरफ पूर्वी घाट से लगा हुआ और दूसरी तरफ वेस्टर्न घाट से लगा हुआ, और उत्तर या उत्तर पश्चिम की तरफ राजस्थान और मध्य प्रदेश से सीमा बनाने वाला, और पूर्व की तरफ छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल और अंततः मेघालय के शिलोंग पर्वत तक विस्तृत है। लगभग 16 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ यह है आपका प्रायद्वीपीय पठार। ठीक है, तो अनुमान लगाया जा सकता है कि प्रायद्वीपीय पठार भारत के दक्षिण की ओर है। और इसे प्रायद्वीप कहने का तात्पर्य यह है कि इसके पश्चिम में अरेबियन सी है, यानी अरब सागर है, अरब सी, और इसके ईस्ट की ओर है बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, और दक्षिण की ओर है हिंद महासागर या इंडियन ओशियन, हिंद महासागर। यानी तीन ओर जल से घिरा हुआ भाग प्रायद्वीप कहलाता है। इस प्रायद्वीप के निर्माण का कालक्रम क्या था, या भारत के भूगोल में प्रायद्वीपीय पठार का क्या योगदान है, या फिर प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत भारत का कौन सा भौगोलिक भाग आता है, तो इसको समझने के लिए मैं आपको इसके निर्माण की प्रक्रिया के बारे में बताता हूं। बिग बैंग थ्योरी के अनुसार जब अंटार्कटिका महाद्वीप के ऊपर सबसे पहले ठोसी भाग पैंजिया हुआ करता था, तो उसके चारों ओर जली भाग पैंथालसा से निकलने वाली संवहनी या कॉन्वेक्शनल एनर्जी के कारण पैंजिया का दो भागों में विभाजन हो गया था। और जब पैंजिया दो भागों में बढ़ गया तो पहला भाग लॉरेंसिया और दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड कहलाने लगा। इसी गोंडवाना लैंड का भाग है ये प्रायद्वीपीय पठार, जो कि भारत का सबसे प्राचीनतम भूभाग है। अर्थात इसके निर्माण की प्रक्रिया की बात की जाए, जब सृष्टि के निर्माण की प्रक्रिया थी तो अंटार्कटिका महाद्वीप के ऊपर जो ठोसी भाग था इसे पैंजिया कहा जाता था, और जबकि चारों ओर जो भाग था इसे पैंथालसा कहा जाता था। उसके बाद एक समय ऐसा आया, इस जल से निकलने वाली ऊर्जा के कारण, या इस जल से जली भाग से निकलने वाली संवहनी ऊर्जा के कारण इस पैंजिया का दो भागों में विभाजन हो गया। जब पैंजिया दो भागों में बटा तो इसका उत्तरी भाग लॉरेंसिया कहलाया, ये उत्तरी भाग था, और जिसे हम, और दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड कहलाया, ये गोंडवाना लैंड हुआ, जिसे हमने जी लिख दिया। अब निर्माण की प्रक्रिया आगे बढ़ती रही। फिर धीरे धीरे इस लॉरेंसिया से, जिसे अंगारा लैंड भी कहा जाता है, इस लॉरेंसिया से वर्तमान महाद्वीपों के अनेक भाग निकल के आए। इसी लॉरेंसिया से कनाडा, उत्तरी अमेरिका, साइबेरिया और यूरोप के भाग हैं, जबकि गोंडवाना लैंड से दक्षिण अमेरिका के अलावा अफ्रीका महाद्वीप, भारतीय भूभाग के अलावा ऑस्ट्रेलिया भी अस्तित्व में आया।
अब प्रायद्वीपीय पठार से जो प्रश्न बन रहे हैं कि तीन ओर जल से घिरा हुआ भाग प्रायद्वीपीय पठार है। प्रायद्वीपीय पठार का आधार किधर की ओर है? अगर आधार की बात की जाए तो आपको इसका आधार उत्तर यानी हिमालय की ओर दिखाई देगा। ये हिमालय है। भारत के मानचित्र की बात की जाए तो उत्तर या उत्तर पूर्व की ओर हिमालय है, महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। इस प्रायद्वीपीय पठार का जो आधार है हिमालय की ओर है, जबकि इसका शीर्ष हिंद महासागर या इंडियन ओशियन की ओर है। एक प्रश्न ये बनता है कि प्रायद्वीपीय पठार का आधार किधर की ओर है? तो हिमालय की ओर। शीर्ष किधर की ओर है? तो हिंद महासागर की ओर। क्लियर है? अच्छा, दूसरा प्रश्न, प्रायद्वीपीय पठार पश्चिम में अरब सागर से, पूरब में बंगाल की खाड़ी से और दक्षिण में यानी साउथ में इंडियन ओशियन से घिरा हुआ है। दूसरा प्रश्न हमारे सामने। तीसरा, भारतीय भूभाग का सबसे प्राचीन भाग है जो कि गोंडवाना लैंड का भाग है। और चौथा प्रश्न है कि इसका क्षेत्रफल कितना है? तो 16 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और पांचवा प्रश्न की बात की जाए तो इसका झुकाव किधर की ओर है? तो इसका झुकाव उत्तर पूर्व की ओर है, यानी उत्तर पूर्व की ओर है, मतलब कुछ इस प्रकार से इसका झुकाव है। अर्थात इसकी जो सर्वाधिक ऊंची चोटियां होंगी इसके पश्चिम में होंगी, इस यानी पश्चिमी घाट में होंगी, जबकि सबसे कम ऊंची चोटियां इसके नॉर्थ ईस्ट की ओर होती। ठीक है, यह था प्रायद्वीपीय पठार। आइए इसे भारत के मानचित्र में समझने का प्रयास करता हूं। यह है भारत का मानचित्र। भारत के मानचित्र में प्रायद्वीपीय पठार के विस्तार की बात की जाए तो इसे हम इस मानचित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार ये पश्चिम में अरावली से लेकर और इधर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड होते हुए और असम के शिलांग के पठार तक विस्तृत है, और पूर्वी घाट होते हुए दक्षिण के कन्याकुमारी तक, और ये इस प्रकार फैला। ये आपको दिखाई दे रहा होगा प्रायद्वीपीय पठार। तो प्रश्न बनते हैं कि प्रायद्वीपीय पठार में भारत के कितने राज्य स्थित हैं? अगर देखा जाए तो गुजरात के अलावा ये राजस्थान के भाग, और ये मध्य प्रदेश के अलावा छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, तेलंगाना के अलावा महाराष्ट्र, कर्नाटका और केरल के अलावा तमिलनाडु, और पूर्व की ओर देखे जाए तो उड़ीसा और वेस्ट बंगाल, और यहाँ तक कि ये मेघालय का भाग इसी प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत आता है। अच्छा, इसके भागों को देखा जाए तो प्रायद्वीपीय पठार का पश्चिमी भाग ये वेस्टर्न घाट कहलाता है। ये देखिए वेस्टर्न घाट है, और इसका ही एक भाग ये अरावली है, और इसी के अंतर्गत ये विंध्याचल पर्वत है जो कि भारत को दो भागों में बांटता है। ये सतपुड़ा का पठार है। इसके अलावा यहाँ पर मालवा का पठार राजस्थान, और ईस्ट की बात करें तो यहाँ पर राजमहल की पहाड़ियाँ जो कि झारखंड, पश्चिम बंगाल में, और शिलांग का पठार इसके अंतर्गत जो कि मेघालय में है, और ये पूरा पूर्वी घाट है। इसके अलावा दक्कन का पठार जो दक्कन प्लेट्यू है। छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो छत्तीसगढ़ में दंडकारण्य का पठार भी इसके अंतर्गत आएगा। ये भारत के मानचित्र में हम ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि प्रायद्वीपीय पठार की एग्जैक्ट लोकेशन कितने राज्यों तक विस्तृत है। और इसके पश्चिम में आपको दिखाई दे रहा होगा ये अरेबियन सी है, और पूरब की ओर ये बंगाल की खाड़ी, और दक्षिण की ओर हिंद महासागर। ठीक है। अच्छा, इसके आगे की प्रोसेस अगर मैं दिखाऊंगा आपको तो उसमें हम ये कोशिश करेंगे कि इस मानचित्र के माध्यम से आपको इसका प्रायद्वीपीय पठार की एग्जैक्ट लोकेशन और इसका विस्तार देखा जाए। क्योंकि प्रायद्वीपीय पठार की औसत ऊंचाई की बात की जाए तो लगभग 700 से 750 मीटर औसत ऊंचाई है इसकी, लेकिन ये जो पश्चिम के क्षेत्र हैं इसमें ज़्यादा ऊंचे हैं। अच्छा, प्रायद्वीपीय पठार की बात की जाए तो ये जो पश्चिम का भाग है ज़्यादा ऊंचा दिखाई देगा आपको, जिसे हम वेस्टर्न घाट के नाम से जाने, यानी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटियां भी इसी वेस्टर्न घाट में आएंगी। अच्छा, उसके अलावा आपको ईस्टर्न यानी पूर्वी घाट में भी इसकी ऊंची चोटियां दिखाई देंगी, जैसे उड़ीसा वगैरह में, या आंध्र प्रदेश में इसकी ऊंची चोटियां जैसे अरायाकोंडा, या उड़ीसा की महेंद्रगिरी, ये सबसे ऊंची चोटियां इसमें देखने को मिलेंगी। पश्चिम में महाराष्ट्र में कालशुबाई से लेकर दोदा बेटा यानी ये दोदा बेटा, और कर्नाटक की कुछ चोटियां इसमें इसकी ऊंची चोटियां हैं। और नॉर्थ वेस्ट की बात की जाए तो ये अरावली का क्षेत्र है जो कि राजस्थान में है, और ईस्ट की बात की जाए तो ये राजमहल की पहाड़ियाँ जो कि इधर झारखंड, पश्चिम बंगाल तक विस्तृत हैं, और ये भी शिलांग का पठार भी इसी का भाग है। ये और इसका जो दक्षिण
पूर्वी भाग है, ये उपजाऊ मैदान है, जिसे हम केजी बेसिन या कृष्णा गोदावरी बेसिन के नाम से जानते हैं। ये गोदावरी और कृष्णा, ठीक है। ये था कि प्रायद्वीप पठार की एग्जैक्ट लोकेशन लगभग 16 लाख वर्ग किलोमीटर फैला हुआ ये वो क्षेत्र है प्रायद्वीप पठार, जो कि भारत का प्राचीनतम भूभाग है। अच्छा, इसी प्रायद्वीप पठार की बात अगर मैं करूंगा आपसे कि हम इसको कैसे समझें या कैसे इसे समझने का प्रयास करें, या इसको समझने के लिए मैं इसको कि इसके निर्माण की प्रक्रिया की बात की जाए तो किस प्रकार प्रायद्वीपीय पठार के भाग हैं। अगर प्रायद्वीपीय पठार के भागों की बात की जाए, प्रायद्वीपीय पठार, तो ये अपने आप में कई भागों में विभक्त हैं। इसमें सबसे पहले आता है अरावली, जो मैं आपको बता रहा था कि वो राजस्थान में फैली हुई है। भारत की प्राचीनतम मोड़दार पर्वत, भारत के प्राचीन या विश्व के भी प्राचीनतम मोड़दार पर्वत का उदाहरण है अरावली। और अरावली के अलावा अन्य भागों की बात की जाए तो उसमें आपको देखने को मिलेंगे पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट, इसके अलावा पूर्वी घाट। अच्छा, इसके अलावा अन्य क्षेत्रों की बात की जाए तो इसमें आपको कई इसके भाग दिखाई देंगे। पूर्वी घाट के अलावा एक भाग जैसे आपको दंडकारण्य मिलेगा, दंडकारण्य, जो कि छत्तीसगढ़ में होगा। और छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार, या शिलोंग का पठार, शिलोंग का पठार, ये कहीं न कहीं सब इसी प्रायद्वीप पठार के भाग हैं। अच्छा, इसके पहले भाग की बात करूंगा तो वो है अरावली, जो कि प्रायद्वीप पठार का सबसे पहला भाग है। हमें एग्जैक्ट अरावली की लोकेशन देखनी है और ये बताना है कि अरावली भारत के किस राज्य में फैली है, या इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन है, अरावली का विस्तार कहाँ तक है। तो चलिए चलते हैं अरावली की ओर। या फिर अरावली के विस्तार की बात की जाए तो गुजरात के पालनपुर से लेकर दिल्ली में राष्ट्रपति भवन, जो कि रायसीना हिल के पास है, वहाँ तक विस्तृत है। लगभग 1100 किलोमीटर तक इसका विस्तार है। तो इसके और ज़्यादा विस्तार की बात की जाए तो कि अरावली भारतीय मानचित्र के हिसाब से देखा जाए तो मानचित्र में अरावली की एग्जैक्ट लोकेशन ये आपको देखने को मिलेगी। ये देखिए अरावली लिखा हुआ है। अच्छा, ये वेस्टर्न घाट लिखा हुआ है, ये इसी का भाग है, यानी प्रायद्वीप पठार का भाग है। ये ईस्टर्न घाट है, पूर्वी घाट है, जो कि बंगाल की खाड़ी से लगता है, ये भी कहीं न कहीं अरावली का ही भाग है। इसके अलावा जो अरावली में आता है वो है छोटा नागपुर का पठार। ये देखिए छोटा नागपुर का पठार। और ये सतपुड़ा का पठार, सतपुड़ा रेंज, विंध्याचल और मालवा प्लेट्यू, ये सब इसी के भाग हैं। और साउथ की ओर बात करेंगे तो ये दक्कन प्लेट्यू का क्षेत्र है, महाराष्ट्र का भाग, ये सब दक्कन प्लेट्यू है। अच्छा, छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो छत्तीसगढ़ में दंडकारण्य का पठार भी इसका भाग है। और पश्चिम बंगाल और झारखंड की बात की जाए तो छोटा नागपुर के पठार के नॉर्थ ईस्ट की तरफ आपको राजमहल की पहाड़ियाँ मिल जाएंगी। और आगे चलकर यही क्षेत्र शिलोंग के पठार तक चला जाता है, मेघालय तक। ये इसका अरावली का संपूर्ण विस्तार है। और अरावली की बात की जाए तो अरावली इस प्रायद्वीप पठार के उत्तर पश्चिम की ओर दिख रही है। तो इस अरावली भारत में पर्यटन के हिसाब से या फिर हिमालयी अरावली पर्वत या मोड़दार पर्वत के हिसाब से क्यों महत्वपूर्ण है, तो चलते हैं अरावली। ये देखिए अरावली की पहाड़ी पर ही भारत का राष्ट्रपति भवन यानी रायसीना हिल भी अरावली का ही भाग है। ये आपको दिखाई दे रहा होगा रायसीना हिल की लोकेशन और राष्ट्रपति भवन भारत का, जो कि अरावली के ही भाग हैं। और इससे आगे की बात की जाए तो ये अरावली पहाड़ी की एग्जैक्ट लोकेशन दिखाई देती है कि अरावली की पहाड़ी औसतन कितनी ऊंचाई पर है। और अरावली पहाड़ी गुजरात के पालनपुर से लेकर दिल्ली के रायसीना हिल यानी राष्ट्रपति भवन तक विस्तृत है और इसका विस्तार लगभग 1100 किलोमीटर तक है। अच्छा, इसमें क्या अन्य पर्यटन के लिहाज से देखा जाए तो ये अरावली की पहाड़ी में है माउंट आबू। माउंट आबू पर्यटन के हिसाब से महत्वपूर्ण है, जो कि आबू पहाड़ी पर है। और इसी माउंट आबू में अगर और कुछ आपको देखना पड़ेगा तो ये है दिलवाड़ा का जैन मंदिर।
जो कि गुजरात के चालुक्यों द्वारा या फिर गुजरात के राजपूतों द्वारा बनवाया गया था। और संभवतः वो जैन धर्म को मानते थे, या उनका कोई प्रसिद्ध सेनापति विमल जिसने दिलवाड़ा का जैन मंदिर बनवाया था, वो ये दिलवाड़ा का जैन मंदिर आपको माउंट आबू में आबू पहाड़ी पर मिलेगा। और इसके अलावा इस माउंट आबू या आबू पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी की बात की जाए तो यह है वो गुरु शिखर, और इसकी हाइट की बात करूंगा तो लगभग 1722 मीटर इसकी चोटी ऊंचाई है, और इसका नाम है गुरु शिखर, जो कि राजस्थान की सबसे ऊंची चोटियों में है। ठीक है, यानी अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो भी चोटी की बात करेगा तो गुरु शिखर, या फिर माउंट आबू या आबू पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो भी गुरु शिखर। राजस्थान की सबसे ऊंची चोटियों में भी इसका नाम है। ठीक है, यह था अरावली का विस्तार और अरावली से संबंधित ऊंची चोटियों के नाम। और अरावली पहाड़ी का ही एक भाग दिल्ली के रायसीना हिल तक जाता है, और अरावली का विस्तार लगभग 1100 किलोमीटर था, उसका ये महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक। इसी का जो दूसरा भाग होगा वो पश्चिमी घाट होगा, वेस्टर्न घाट, और जिसको समझने के लिए हमें पश्चिमी घाट के मानचित्र को आपके सामने रखना होगा, और उसके माध्यम से हम नेक्स्ट क्लास को समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।